हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी थर्ड यूनिट। ठीक है, किसमें? क्वांटम मैकेनिक्स में अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं थर्ड यूनिट का सबसे फर्स्ट टॉपिक अपना कौन सा होगा? अल्फा कणों का सुरंगी प्रभाव। कौन सा टॉपिक होगा? अल्फा कणों का सुरंगी प्रभाव। अब सुनो कि ये बोलते किसको हैं। अल्फा कण द्विधनावेशित और भारी कण है। ठीक है, अल्फा कण क्या होता है? द्विधनावेशित और भारी कण है। जब किसी नाभिक से अल्फा कण का उत्सर्जन होता है तो उत्सर्जन की क्रिया सुरंग प्रभाव के द्वारा समझाई जाती है। ध्यान से सुनना, आई रिपीट, अल्फा कण द्विधनावेशित और भारी कण है। जब किसी नाभिक से अल्फा कण का उत्सर्जन होता है तो उत्सर्जन की क्रिया सुरंग प्रभाव के द्वारा समझाई जाती है। नाभिक से अल्फा कण को बाहर आने के लिए, ध्यान से सुनना, नाभिक को अल्फा कण से बाहर आने के लिए 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सुनो, ये अपना क्या है? कोई मान लो यहाँ पर अल्फा कण बैठा है इस नाभिक के अंदर। इस नाभिक को इस अल्फा कण को इस नाभिक से बाहर आने के लिए कितनी ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी? 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की जरूरत होती है। परंतु अल्फा कण के पास तो 4 से 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा ही होती है। ठीक है, अब सुनो आप लोग, अल्फा कण पर पॉजिटिव होता है। ठीक है, अल्फा कण जो होता है उसके ऊपर कौन सा आवेश होता है? पॉजिटिव आवेश होता है। अल्फा कण नाभिक से आता है। अल्फा कण कहाँ से आता है? नाभिक से आता है। और अल्फा कण को नाभिक की जो विभव ऊंचाई होती है ना, उसको पार करने के लिए अल्फा कण को नाभिक की जो ऊंचाई होती है ना, उसको पार करने के लिए 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जरूरत या फिर ऊर्जा होनी चाहिए। पर होता क्या है कि अल्फा कण के पास तो 4 से 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा होती है। तो फिर अल्फा कण बाहर कैसे आएगा? तो सुनो, आपने ऐसे कुछ पढ़ा था, ये क्या था आपका? पढ़ा था ना। तो अगर मान लो ये आपका ई पार्टिकल कोई है, ठीक है, तो इसका विभव क्या है? यहाँ पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक की इसकी दूरी क्या है? 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये मतलब जो ई कण का पार्टिकल जो इधर से गति करते हुए आ रहा है, उसकी ऊर्जा कितनी है? 5.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो विभव प्राचीर में आप जानते हो कि अगर ऐसा होता है, क्या? अगर ऐसा होता है, कहने का मतलब कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे आ जाता है। अगर विभव प्राचीर के अंदर आपने पढ़ा था, अगर ये वाली कंडीशन होती है और ये ऐसे निकलता है तो पारगमन तो होगा ही होगा। कहने का मतलब ये अल्फा कण इसको किसी न किसी तरीके से तो पार करके बाहर निकलेगा ही निकलेगा। इसलिए पारगमन के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? अपने को सुरंग की जरूरत पड़ेगी, सुरंग की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए अपन यहाँ पे क्या बनाते हैं? सुरंग बनाकर अपन क्या कर लेते हैं? बाहर निकल जाते हैं। तो इसलिए इसको अपन ने क्या नाम दिया? सुरंग प्रभाव। अब सुनो, मान लीजिए मैं एक नाभिक हूँ, ठीक है, मेरे पास एक अल्फा कण है। ध्यान से सुनना, मान लीजिए मैं एक नाभिक हूँ, मेरे पास कोई अल्फा कण है। अब वो अल्फा कण क्या है? मेरा हाथ पकड़ के रखा है। मैंने उस अल्फा कण का क्या कर रखा है? हाथ पकड़ के रखा है। अब वो कैसे भी जोर लगा लगू कर मुझसे छुड़ा के चला जाता है। हम दोनों कहाँ है? एक बंद कमरे के अंदर है। ठीक है, हम दोनों क्या है? एक बंद कमरे के अंदर है। मैंने अल्फा कण का हाथ पकड़ रखा है, पर उस अल्फा कण ने क्या किया? जैसे तैसे करके वो हाथ छुड़ा के भाग गया। पर जाएगा कहाँ? गेट तो बंद है आगे से। तो सुनो, अब उसने हाथ लगाकर मुझसे दूर तो चला गया, पर मैं कहूँगी कि अल्फा कण दूर गया है लेकिन दरवाज़ा बंद है, तो वो बाहर नहीं जा सकता। इसका मतलब वो दूर तो चला, अभी भी वो मेरे आकर्षण क्षेत्र में है। वो दूर तो चला गया मुझसे,
पर गेट बंद है। अगर दरवाज़ा बंद हुआ तो अभी भी मैं कहूँगी कि हाँ वो मेरे आकर्षण क्षेत्र में है। तो अंदर है, अब वो चारों तरफ घूमता रहेगा, बाहर नहीं जा सकता। वो चारों तरफ घूमता रहेगा पर वो बाहर नहीं जा सकता। अगर आकर्षण से बाहर चला जाए तो मैं कह दूंगी कि वो, अगर वो आकर्षण क्षेत्र से बाहर चला गया तो अपन कह देंगे कि अल्फा कण क्या हो गया, मुक्त हो गया। ठीक है, जैसे तैसे करके अपने को क्या करना है, यहाँ पे अल्फा कण को मुक्त करवाना है। तो देखो अल्फा कण को मुक्त करवाते हैं अपन। देखो अब सुनो, मान लीजिए अभी अल्फा कण, ठीक है, मानो कि अभी अल्फा कण -v0 यानी कि -v0 पोटेंशियल के अंदर है। ठीक है, अभी अल्फा कण इस -v0 पोटेंशियल के अंदर बैठा है। तो अगर जितना पोटेंशियल यहाँ पर है, अगर उतना ही पोटेंशियल यहाँ से लेकर यहाँ तक बढ़ा दें। ठीक है, सुनो, अभी तो क्या है, स्टार्टिंग में कंडीशन क्या है कि जो -v0 है ये क्या है, पोटेंशियल है। तो पोटेंशियल इस -v0 की कंडीशन के अंदर बैठा है, नाभिक के अंदर बैठा है, पर ये बाहर नहीं निकल सकता क्योंकि -v0 पोटेंशियल है यहाँ पे। अगर यही वैल्यू अपन -v0 यहाँ तक डिस्टेंस बढ़ा दें तो ये माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाए। अच्छा, ये वाला डिस्टेंस अपन यहाँ तक बढ़ा दें तो ऊपर वाली नेगेटिव पॉजिटिव है और नीचे वाली नेगेटिव है, तो दोनों कैंसिल होके क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएगा। अगर इनका पोटेंशियल जीरो हो गया तो ये अल्फा कण क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे, इस वाली कंडीशन को इसके बराबर करेंगे। ठीक है, सॉरी, इस वाली कंडीशन को अपन क्या कर देंगे, यूं का यूं यहाँ पर रख देंगे ताकि वैल्यू कितनी आ सके, अपनी जीरो आ सके। और जैसे ही वैल्यू जीरो आ जाएगी अल्फा कण अपना क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब माना नाभिक का परमाणु क्रमांक क्या है, Z है। ठीक है, माना नाभिक का परमाणु क्रमांक कितना है, Z है। जब इसमें अल्फा कण उत्सर्जित होता है तो अवशिष्ट नाभिक का परमाणु क्रमांक Z1 रह जाता है। मैंने अभी अभी क्या बोला, मैं नाभिक हूँ, मैंने अल्फा कण का हाथ पकड़ रखा है। ठीक है, जब वो मेरे से छुड़ा के बाहर जाएगा तो हुआ तो वो मेरा हिस्सा ही ना, एक हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। तो यहाँ पे ZE जो है ये यहाँ से हाथ छुड़ा के यहाँ पर आ गया, तो ये हुआ तो एक तरीके से इसका ही हिस्सा। तो क्या अपन इसको Z1E बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो रिएक्शन कुछ ऐसी इस तरीके से आ जाएगी, ये ZE है, इसका परमाणु क्रमांक Z है, इसमें अल्फा कण उत्सर्जित हो जाता है। अल्फा कण क्या हो जाता है, यहाँ पर उत्सर्जित हो जाता है। ठीक है, ये जो Z1E है ये इसी का एक पार्ट है। तो अल्फा कण इस वाले में से उत्सर्जित होकर कहाँ आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, तो इस Z परमाणु क्रमांक से लेकर इस अल्फा तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, R हो जाएगी। और इस अल्फा कण पर आवेश कितना हो जाएगा, Q अल्फा, कहने का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब सुनो, Z1E व अल्फा कण के मध्य की दूरी R है। सुनो, Z1E व अल्फा कण के मध्य, कणों के मध्य की दूरी R है। तो कूलाम की स्थितिज ऊर्जा, ये देखो ये U जो दिखा रखा है ये क्या है, कूलाम की स्थितिज ऊर्जा है। तो कूलाम की स्थितिज ऊर्जा U इक्वल कितना होगा, K Z1E और अल्फा कण पर आवेश कितना है, 2E हो जाएगा। इस अल्फा कण पर आवेश कितना है, 2E।
तो सुनो अपॉन आर, तो u इक्वल कितना हो गया यहाँ पे 2kz1e² अपॉन आर। ठीक है, इसका इक्वेशन नंबर दे दो 1। अब देखो यहाँ पे कंडीशन वो ही दो बनेंगी, कौन सी, एक तो e लेस देन u, इसमें तो e लेस देन u हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा e ग्रेटर देन g। ठीक है, देखो अब अपन ने यहाँ पे एक वक्र बनाया है। ठीक है, ये वाला वक्र जो बनाया है ये किस किस के बीच बैठा हुआ है, u और r। ठीक है, ये जो वक्र बनाया है ये किस किस के बीच बैठा हुआ है, यहाँ पे जाओगे तो u है और इस साइड जाओगे तो क्या है, r है। जब अल्फा कण यहाँ पर होता है तब तक तो आप नाभिक के अंदर है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये r जो है वो क्या है, नाभिक की त्रिज्या है। अब ये वक्र ऐसे क्यों बनाया जा रहा है, क्यों, क्योंकि u प्रोपोर्शनल टू क्या होता है 1/r होता है। क्या होता है, u प्रोपोर्शनल टू 1/r होता है। तो जैसे जैसे अल्फा कण की 1/अल्फा। ठीक है, जैसे जैसे अल्फा कण की दूरी नाभिक से बढ़ती जाएगी स्थितिज ऊर्जा उतनी ही कम होती जाएगी। ठीक है, ध्यान से सुनना, जैसे जैसे नाभिक की दूरी बढ़ती जाएगी स्थितिज ऊर्जा उतनी ही कम होती जाएगी और गतिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी। जैसे ही स्थितिज ऊर्जा कम होगी गतिज ऊर्जा क्या होगी, बढ़ जाएगी। जैसे ही गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो ये अल्फा कण यहाँ से बाहर निकल जाएगा, कहने का मतलब मुक्त हो जाएगा। क्लियर है भाई यहाँ पे। तो ये जो लाइन दिखा रखी है अपन ने यहाँ पे, तो यहाँ से जब ये वाला ग्राफ बनेगा तब अपना अल्फा कण क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। क्लियर है भाई यहाँ तक। अब सुनो आगे, इस वाली कंडीशन में u प्रोपोर्शनल टू 1/r, यदि r ग्रेटर देन rc हो जाए। अब एक चीज और सुनो, यहाँ वाला जो पार्टिकल है इसको अपन ने एक नाम दे दिया rc, और ये क्या है r, जो क्या है नाभिक की त्रिज्या। तो इस r और इस rc के बीच की डिस्टेंस को अपन ने क्या नाम दे दिया, a। तो सुनो, इस वाली कंडीशन के अंदर यदि r, ये वाला स्मॉल r ग्रेटर देन rc है हो जाए तो अल्फा कण नाभिक के क्षेत्र से बाहर आ जाएगा। ध्यान से सुनना, यदि ये r बड़ा हो इस rc से तो अल्फा कण नाभिक के क्षेत्र से बाहर आ जाएगा और अल्फा कण मुक्त हो जाएगा। तो r इक्वल क्या हो जाएगा, rc पर u इक्वल क्या होगा, e होगा। r इक्वल क्या होगा, rc। इस कंडीशन पर u इक्वल कितना हो जाएगा, e हो जाएगा। और e की वैल्यू आप जानते हो कितनी होती है, 5.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब सुनो, अब यहाँ पे e के अंदर वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, तो e इक्वल क्या कर दोगे, 2kz1e²। क्यों भाई, इस u की जगह अपन क्या रख सकते हैं, e रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, देख सकते हैं। तो यहाँ पे u की जगह e रख दो और बाकी की इक्वेशन को जो कि तो चलने दो कि अपॉन r। ठीक है, सुनो, ये जो r है इसकी जगह क्या रखोगे, rc, और ये क्या हो जाएगा अपना यहाँ पर rc। ठीक है, तो क्या हुआ भाई, यहाँ पे मेरे को rc की वैल्यू चाहिए तो ये लो rc की भी निकाल देते हैं। तो क्या आ जाएगा अपने पास, 2kz1e² अपॉन e, इसको इक्वेशन बोल दो 2। ठीक है भाई, अब सुनो, माना नाभिक
माना नाभिक, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन। माना नाभिक पोलोनियम 204-84, माना नाभिक पोलोनियम 204-84 है, तो यहाँ Z इक्वल कितना होगा, 84 होगा। जब इससे अल्फा कण, यहाँ पे Z इक्वल कितना हो जाएगा, 84 होगा। तो जब यहाँ से अल्फा कण उत्सर्जित होगा तो परमाणु क्रमांक में 2 की कमी हो जाएगी। सुनो, जब अल्फा कण यहाँ से उत्सर्जित होगा तो परमाणु क्रमांक में क्या हो जाएगी, 2 की कमी हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? तो सुनो, क्या अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं? आप जानते हो परमाणु क्रमांक क्या होता है, E क्या होता है, Z क्या होता है, जानते हो कि नहीं जानते हो? बिल्कुल जानते हो। तो सुनो, परमाणु क्रमांक में क्या हो जाएगी, 2 की कमी हो जाएगी। तो सुनो, x A⁻⁻4 और Z-2, परमाणु क्रमांक में कितने की कमी होगी, 2 की कमी, और यहाँ से 2 हीलियम क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। तो ये अपना क्या बन गया, अपने पास अल्फा कण। ये अपन न्यूक्लियर में पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है? अभी तो आप लोग चलने दो इसको ऐसे ही। अब सुनो, अब Z1 इक्वल कितना हो जाएगा, Z इक्वल कितना हो जाएगा, पहले तो कितना था, 84 था, यहाँ पे 84 था कि नहीं था? जब अपन ने यहाँ पे कंडीशन लगा दी तो Z इक्वल टू 2 हो गया, तो यहाँ पे Z की वैल्यू कितनी हो गई, 82। तो यहाँ Z1 इक्वल 82। वो जो नीचे मैंने कंडीशन लिखी थी, ये Z ये है तो इसी का पार्ट ना, तो क्या अपन इसको Z1 बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। तो Z1 इक्वल कितना आ जाएगा अपना यहाँ पे, 82 होगा। तो समीकरण 2 में वैल्यू रख दो, आ जाओ। RC इक्वल टू K, Z की वैल्यू कितनी है, 82। अच्छा सॉरी, K की वैल्यू भी रख दो आप लोग, है ना। टू है, K की वैल्यू जानते हो, Z1 की वैल्यू आप लोगों के पास है, E का स्क्वायर है तो E की वैल्यू भी आप जानते हो, और इस E की वैल्यू भी आप जानते हो। तो देखो 2 इंटू K की वैल्यू कितनी होती है, 9.1 10⁻9, 10⁻9 मल्टीप्लाई Z1 है, Z1 की वैल्यू कितनी है, 82। E की वैल्यू कितनी है, 1.6 10⁻19, तो 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻19 स्क्वायर। अपॉन में क्या चल रहा है, ये E, इस E की वैल्यू आप लोग जानते हो कितनी होती है, 5.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी होती है। तो सुनो, अब इसको सोल्व कर लेना, लास्ट में रिजल्ट क्या आ जाएगा आपके पास, RC इक्वल कितना आ जाएगा, 43 मल्टीप्लाई 10⁻15 मीटर, ठीक है। अब इसको फर्मी में चेंज करोगे तो किस तरीके से आ जाएगा, ये 43 फर्मी, ये लो जी, RC की वैल्यू अपने पास आ चुकी है। तो इसको इक्वेशन बोल देना 3। अब देखिए जी, यदि नाभिक की त्रिज्या R व द्रव्यमान संख्या A हो तो क्या, यदि नाभिक की संख्या R, यदि नाभिक की त्रिज्या R व द्रव्यमान संख्या A हो तो नाभिक की त्रिज्या R व द्रव्यमान संख्या A हो तो एक रिलेशन होता है इसके बीच, R इक्वल R नोट A की पावर 1/2
3। ठीक है, ये एक रिलेशन होता है, अपन न्यूक्लियर के अंदर सब कुछ पढ़ लेंगे। ठीक है, तो R0 इक्वल आप लोग जानते हो 1.1 फर्मी होता है। R0 इक्वल 1.1 फर्मी होता है। और अब ये क्या होता है, एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। ठीक है, R0 के ये जो वैल्यू है 1.1 फर्मी है, फिर R0 ये क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है। देखो ये रिजल्ट जो है, ये जो एक रिलेशन है, ये आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा। ठीक है, कि R इक्वल R0 ए की पावर क्या होता है 1/3, और R0 की वैल्यू 1.1 फर्मी की होती है, जो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। ठीक है, तो R इक्वल कितना हो जाएगा, आप लोगों के पास वैल्यू पुट कर दो। 1.1 फर्मी की बात है तो 10⁻⁻15 इंटू ए की पावर हाफ। ठीक है, अब R इक्वल कितना हो जाएगा 1.1 10⁻⁻15। और द्रव्यमान संख्या जानते हो ना, एग्जाम्पल अपन ने पोलोनियम लिया था, तो ये क्या होती है द्रव्यमान संख्या, और ये क्या होती है परमाणु क्रमांक होता है। ठीक है, तो द्रव्यमान संख्या कितनी है 204, तो ए को अपन द्रव्यमान संख्या ही तो बोलते, तो यहाँ पे लिख दो 204 1/3। ओके, अब इसको सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आप लोगों के पास 6.5 फर्मी। इसको सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 6.5 फर्मी। क्लियर है भाई यहाँ तक। अब अपन ने क्या किया, R की वैल्यू निकाल ली। यहाँ R इक्वल 6.5 फर्मी व RC इक्वल 43 फर्मी। ठीक है, R इक्वल कितना है 6.5 और RC की वैल्यू कितनी है 43 फर्मी, दोनों क्या है फर्मी में ही है। यदि अल्फा कण R से RC तक की दूरी तय कर लेता है, यदि अल्फा कण R से RC तक की दूरी तय कर लेता है, तो वह नाभिक के आकर्षण क्षेत्र से मुक्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यदि अल्फा कण R से RC तक की दूरी तय कर लेता है, तो अल्फा कण नाभिक के आकर्षण क्षेत्र से मुक्त हो जाएगा। ठीक है, यहाँ अल्फा कण की ऊर्जा E जो है वो V0 से कम है। ठीक है, तो यहाँ अल्फा कण की ऊर्जा क्या है V0 से कम है। इस अवस्था में पारगमन गुणांक आयताकार विभव प्राचीर के समान होगा। यहाँ विभव प्राचीर की चौड़ाई क्या होती है अधिक होती है, और सुरंग प्रभाव की क्या है कम है, तो यहाँ आयताकार विभव प्राचीर की चौड़ाई ज़्यादा होती है। तो वहाँ पे अपन ने पारगमन निकाला था किसके अंदर, आयताकार विभव प्राचीर के अंदर, उसकी कुछ वैल्यू ऐसी थी, T निकाला था देख लेना 16 E माइनस V0 अपॉन V0 स्क्वायर, और E की पावर -2 अल्फा ए। वहाँ पे अपन ने आयताकार विभव प्राचीर के अंदर पारगमन यानी कि पारगमन टर्मिनेटेड, ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं T से रिप्रेजेंट करते, तो वहाँ पे ये वाली वैल्यू निकाली थी। तो T प्रोपोर्शनल T समानुपाती किसके हो जाएगा E की पावर -2 अल्फा ए। T किसके समानुपाती हो जाएगा E की पावर -2 अल्फा ए। क्लियर है भाई यहाँ तक सबको। ठीक है, अब आगे चलो। विभव प्राचीर की चौड़ाई अधिक होने पर, अब ये विभव प्राचीर भी आ गया ना बीच में, देखो विभव प्राचीर की चौड़ाई अधिक होने पर भी पारगमन की प्रायिकता होगी। इस अवस्था में अल्फा कण सुरंग प्रभाव के द्वारा नाभिक से बाहर आ जाएगा। किस अवस्था में, विभव प्राचीर की चौड़ाई अधिक होने पर भी पारगमन की प्रायिकता होगी। इस अवस्था में अल्फा कण सुरंग प्रभाव से या फिर सुरंग प्रभाव के द्वारा नाभिक से बाहर
आएगा। यहाँ नाभिक की त्रिज्या आप लोग जानते हो आर इक्वल, कैपिटल आर इक्वल कितने थे 6.5 फर्मी, और एल्फा कण का वेग कितना था v इक्वल, सुनो नाभिक की त्रिज्या दोनों सेम कर दिए थे अपन ने, फिर लास्ट में यही तो निकाली थी 6.5 फर्मी, यही थी। अब सुनो, और एल्फा कण का वेग कितना था v इक्वल 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁷। ठीक है, तो एल्फा कण को नाभिक के पृष्ठ तक जाने में लगा समय क्या हो जाएगा, देखो R/v 6.5 10⁻⁻15 और 1.6 10⁻⁻7। एल्फा कण नाभिक की दीवार से टक्कर करता है तो क्रमागत टक्कर में लगा समय क्या हो जाएगा, डेल्टी हो जाएगा। ये क्वेश्चन कुछ अटपटा टाइप का है ना, इसके अंदर कई चीज़ें मिक्स हो रही है, एल्फा कण भी हो रहा है, पोलेनियम भी ले आए अपन, आयताकार विभव प्राचीर भी ले लिया, आयताकार विभव प्राचीर का पारगमन भी ले लिया। ठीक है, तो आपको जिस सीक्वेंस से चल रहा है उस सीक्वेंस से आप लोग इसको याद कर लेना। अब सुनो, एल्फा कण नाभिक की दीवार से टक्कर करता है तो क्रमागत टक्कर में लगा समय डेल्टी हो जाएगा। क्रमागत का मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, तो 2r/v। r/v की वैल्यू आपके पास है तो कर दो 2 × 6.5 10⁻⁻15 अपॉन 1.6 10⁻⁻17। यही है एक ऐसा, और बाकी का टॉपिक नहीं है इसके अंदर, ऐसे बहुत ईजी है। तो सुनो बेटा, क्या हो जाएगा डेल्टी इक्वल, सोल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी 8 × 10⁻⁻22 सेकेंड। ओके, क्लियर है भाई, यहाँ तक सबको क्लियर है? चलो जी, इससे नेक्स्ट बात करेंगे अपन अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।